नमस्कार, मैं भीमाराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। डियर स्टूडेंट्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम इस ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बीए पार्ट थर्ड के सेकेंड पेपर सामाजिक मानव शास्त्र की पहली यूनिट को पढ़ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं बी पार्ट थर्ड में समाजशास्त्र में दो पेपर हैं। पहला पेपर है समाजशास्त्री चिंतन की आधारशिलाएं और दूसरा पेपर है सामाजिक मानव शास्त्र। जो पहला पेपर है समाजशास्त्री चिंतन की आधारशिलाएं, इसमें समाजशास्त्र के जो फाउंडिंग फादर्स हैं और क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं उनके सिद्धांतों का विवेचन है। अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, रॉबर्ट के बर्टन से लेकर क्लासिकल जो फाउंडिंग फादर्स है सोशियोलॉजी के, इमानुएल दुर्खिम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, और उसके बाद में आधुनिक भारतीय समाजशास्त्री जी.एस. घुरिये, राधाकमल मुखर्जी, इनसे संबंधित समाजशास्त्री सिद्धांतों का इसमें विवेचन है। इसका सिलेबस आप MDS यूनिवर्सिटी अजमेर यानी महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के वेबसाइट mdsuajmer.ac.in इस वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, बाज़ार से भी खरीद सकते हैं। हमारी कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। ये यूनिवर्सिटी हमारी कॉलेज से रिलेटेड पाठ्यक्रम है, परीक्षाएं, मूल्यांकन है, डिग्री है, मार्कशीट है, इस तरह के काम करती हैं। ये सामान्य जानकारी मैं आपको पहले दे चुका हूँ। जो सेकंड पेपर है वह है सामाजिक मानव शास्त्र, और सामाजिक मानव शास्त्र है। इसमें हम मूल रूप से आदिम समाज उसका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। इसमें सामाजिक मानव शास्त्र की प्रकृति, परिभाषा, क्षेत्र, जाति, जनजाति, संस्कृति विकास के सिद्धांत, आदिम समाज की सामाजिक व्यवस्था, परिवार, विवाह, नातेदारी, जादू, धर्म, विज्ञान, आदिम राज्य व्यवस्था, आदिम अर्थव्यवस्था, जनजातियों की समस्याएं, उनके कल्याण के कार्यक्रम, इस तरह के टॉपिक पढ़ते हैं। सिलेबस में हमारे लिए ये टॉपिक निर्धारित हैं। इसका जो सिलेबस है वह भी आप MDS यूनिवर्सिटी अजमेर की वेबसाइट से देख सकते हैं। और मैं इससे पहले आपके साथ जो वीडियो शेयर किए गए थे उनमें मैंने सिलेबस को भी डिटेल से, विस्तार से आपको समझाया था, बताया था। इसके साथ जो परीक्षा की योजना है उसको भी आपके साथ शेयर किया था। साथ ही पिछले 2 सालों की जो प्रश्न पत्र हैं उनको भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके साथ शेयर किया है। मेरा प्रयास रहा है कि किसी भी सब्जेक्ट की ऑफलाइन पढ़ाई या ऑनलाइन पढ़ाई या इन दोनों का मिक्स, जिसमें हम अभी चल रहे हैं ब्लेंडेड लर्निंग, उसमें बच्चों को या स्टूडेंट्स को बिल्कुल कार्य योजना बनाकर व्यवस्थित ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको सिलेबस बताया, उसके बाद में परीक्षा की योजना बताई, उसके बाद में पिछले सालों के प्रश्न पत्र शेयर किए, उसके बाद किताबों की जानकारी दी, और उसके बाद में पहली यूनिट को शुरू किया। और अब हमने पहली यूनिट को कंप्लीट पढ़ लिया है। सामाजिक मानव शास्त्र की जो पहली यूनिट है इसमें अब तक हमने सामाजिक मानव शास्त्र, उसकी परिभाषा, प्रकृति व क्षेत्र, जनजाति की अवधारणा, जनजाति व जाति, संस्कृति, संस्कृति का अर्थ और संस्कृति विकास के सिद्धांत हैं, इनको हमने बहुत ही सारगर्भित और बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने का प्रयास किए, आपको समझाने का प्रयास किए है। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपने इस यूनिट को अच्छे तरीके से समझा है। साथ ही जो पुस्तकें मैंने पढ़ने के लिए सजेस्ट की थी उनको भी आप नियमित रूप से पढ़ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको ये कहा था कि ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि अब न्यू नॉर्मल है, कोविड-19 महामारी का संकट जारी है, संकट निरंतर बढ़ता जा रहा है, इसीलिए हमने एक इनोवेशन किया, एक नवाचार किया। ये भी हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, ये एक नवाचार है। हम ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आए हैं और इसके अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है।
आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रखने के लिए, आपको एकेडमिक लॉस से बचाने के लिए, आपके करियर की जो गति है उसको बनाए रखने के लिए हमने ये इनोवेशन किया है, नवाचार किया है। और इसकी सफलता आपके और हम सब के सहयोग पर निर्भर करती है, और इससे हमें दूर नहीं जाना है। इस को सहज रूप से स्वीकार करना है, इसको सीखना है, इसको जानना है, इसको और बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना है, उसमें अपना कंट्रीब्यूट करना है। हम आपको पहले भी शेयर कर चुके हैं कि आप एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए यही रहिए, और आपके जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उन डिपार्टमेंट के यूट्यूब चैनल से भी आपको जुड़ना है, नियमित रूप से उन वीडियोज़ को देखना है। और आपको कोई उपयुक्त सलाह लगती है, कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, समस्या है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी नया तरीका जो भी होता है उसके तहत शुरू में कठिनाइयाँ आना, कुछ समस्याएं आना स्वाभाविक है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के साथ फेमिलियर होते हैं, नई चीज़ों को सीखते हैं, तो उसमें और अधिक निखार आता है और बेहतर बनता है वो, और हम उसे अपना लेते हैं। ये मानवीय प्रकृति है, वह यथास्थिति में विश्वास रखता है, एकदम चेंज को स्वीकार नहीं कर पाता। इसी कारण समाज में परिवर्तन की गति बहुत धीमी होती है। लेकिन जो परिवर्तन है समाज के बेटरमेंट के लिए, हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए, हमारे नॉलेज के एनरिचमेंट के लिए, हमारे करियर की बेहतरी के लिए, बेटरमेंट के लिए ज़रूरी है, उन्हें निश्चित रूप से हमें आगे बढ़कर अपनाना चाहिए, उनके साथ सहज रहना चाहिए। उससे संबंधित कोई कठिनाई है तो हमें टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट की मदद लेकर उनको सुलझाना चाहिए, उनके साथ कोप अप करना चाहिए, उनको सीख लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने आप को देश काल और परिस्थितियों के अनुसार अपग्रेड नहीं कर रहे हैं तो हम अपने आप को डाउनग्रेड कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग भी एक तरीके का इंटेलेक्चुअल सिस्टम है जो ईश्वर ने बनाया है, एक अद्भुत रचना है, बहुत ही जटिल और असीमित रहस्य से परिपूर्ण ये प्रकृति का उपहार है जीवन। और इसको निरंतर, जिस तरह कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उनको हम निरंतर अपग्रेड करते हैं और बहुत बेहतर सर्विस पाते हैं, और बेहतर फीचर्स के साथ, बेहतर आउटपुट के साथ हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम करता है। ठीक इसी तरह इंसान के लिए भी समय के साथ नई चीज़ों को सीखना, पुरानी चीज़ों को छोड़ना, अपनी काबिलियत, योग्यताओं, गुण और विशेषताओं को बढ़ाना, अपनी कमजोरियों, दुर्गुणों, कमियों को दूर करना, ये बहुत ज़रूरी है। इसको अपग्रेडेशन बोलते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम समय के साथ नहीं चल पाते हैं, पिछड़ जाते हैं, और हमारा भविष्य जो उज्जवल बन सके या हमारे से भविष्य बेहतर हो, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है इस स्थिति में। क्योंकि आप कंपटीशन में दूसरे लोगों के समकक्ष खड़े नहीं हो पाते हैं। इसलिए दूसरे शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में आपका भविष्य कभी उज्जवल नहीं बन सकता। इसलिए आपको निरंतर आगे बढ़ना है, नई टेक्नोलॉजी को अपनाना है, इसके साथ चलना है, उसको सफल बनाना है। और जो चीज़ें आपके साथ शेयर की जा रही है, जो प्रयास, जो एफर्ट, सामूहिक प्रयास आपके लिए किया जा रहा है, उसमें आपको पूरी भागीदारी निभानी है, तभी ये प्रयास सफल, सार्थक और अर्थपूर्ण सिद्ध हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बी पार्ट थर्ड का जो सेकंड पेपर है सामाजिक मानव शास्त्र, इस सामाजिक मानव शास्त्र की पहली यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं। और ये एक अंतिम वीडियो है जिसमें मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ और कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ आपके साथ, आपको कि ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म के इस चैनल से आपको निरंतर न केवल जुड़े रहना है, इस पर जो भी कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है उसको पढ़ना है। आने वाले टाइम में PDF और PPT फॉर्मेट में भी आपको ये कंटेंट अवेलेबल होगा। आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जिसमें ये कंटेंट शेयर कर दिया जाएगा। साथ ही आपको एक अच्छी पुस्तक से भी घर पर नियमित रूप से अध्ययन करना है।
मैंने दोनों पेपर के लिए आपको पुस्तक सजेस्ट की थी। समाजशास्त्री चिंतन की आधारशिलाएँ हैं, इसके लिए भी मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें हैं। एक सरल जो टेक्स्ट बुक है वह है प्रोफेसर ML गुप्ता एवं DD शर्मा की, जो साहित्य पब्लिकेशन आगरा प्रकाशित करता है। समाजशास्त्रीय चिंतन इस नाम से ये पुस्तक है, आप बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। इसी तरह सामाजिक मानव शास्त्र जो सेकंड पेपर है उसके लिए भी प्रोफेसर ML गुप्ता एवं DD शर्मा की साहित्य भवन पब्लिकेशन की पुस्तक उपलब्ध है। सामाजिक मानव शास्त्र नाम से ही बाज़ार में मिलती है। बहुत ही सरल भाषा में लिखी हुई है, छोटी छोटी पुस्तकें हैं, आप इनको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और इन कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और हमारे साथ इस पढ़ाई में निरंतर साथ चल सकते हैं। और थोड़े बेहतर अच्छी पुस्तकों से अध्ययन करना है तो समाजशास्त्री चिंतन की आधारशिलाएँ हैं, इसके लिए डॉक्टर रविंद्रनाथ मुखर्जी की पुस्तक है सामाजिक विचारक, बहुत अच्छी पुस्तक है। और इसी तरह सामाजिक मानव शास्त्र जो पेपर है इसके लिए भी डॉक्टर रविंद्रनाथ मुखर्जी की पुस्तक है सामाजिक मानव शास्त्र की रूपरेखा, दिल्ली का विवेक प्रकाशन इनको प्रकाशित करता है। ये दोनों किताबें आप BA पार्ट 3 के जो स्टूडेंट्स हैं सोशियोलॉजी के, उनके पास ये पुस्तक होनी चाहिए और उनको आप नियमित रूप से पढ़िए। और इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको जो पढ़ाई के तरीके बताए हैं, भाई आपके पास RICAT का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट ही प्राप्त करना आपके लक्ष्य नहीं होना चाहिए, इसके साथ आपको कंप्यूटर भी सीखना है अच्छी तरीके से, वो आना चाहिए, आप उसके साथ फेमिलियर हो, टेक्नोलॉजी से दूर नहीं भागना, उसका सीखना है। और ये इस तरह की चीज़ें जो बिल्कुल अभ्यास से और प्रयास करके बिल्कुल सीखी जा सकती है, जिस तरह ठीक स्विमिंग है, ड्राइविंग है, इस तरह की चीज़ें हम सीख जाते हैं, वैसे ही ये चीज़ है और बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। तो इन चीज़ों को सीखना है, लिखने का भी अभ्यास करना है, नियमित रूप से न्यूज़पेपर पढ़ना है, एक मैगज़ीन है प्रतिज्ञा दर्पण, वह पढ़नी है आपको। और एक सामान्य ज्ञान की बेसिक पुस्तक भी आपके पास होनी चाहिए जिसको आप पढ़ते रहें, छोटी पुस्तक, और वो अगर पढ़ लेते हैं तो उससे आप बड़ी पुस्तक भी ला सकते हैं। और अपने पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए कॉलेज में जो एक्टिविटीज़ होती है, डिबेट एक कंपटीशन है, ऐसे कंपटीशन है, एक्सटेम्पर कंपटीशन है, और वो भी आपको बहुत चीज़ें सिखाती है, इसलिए उनसे डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था वह ये है कि हाल ही में राज्य सरकार ने नए ट्रैफिक रूल्स लागू कर दिए हैं। 8 जुलाई 2020 से राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित होने के साथ ही केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग नए ट्रैफिक रूल्स राजस्थान में लागू कर दिए गए हैं। और जो नए ट्रैफिक रूल्स में उनमें हमारे लिए जो काम की चीज़ है वह ये है कि ट्रैफिक अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और किसी भी तरह के जन धन की हानि को रोकने के लिए इस नोटिफिकेशन के साथ कुछ व्हीकल ड्राइविंग से संबंधित जो वॉयलेशंस हैं, रूल्स को तोड़ने की जो घटनाएं हैं, उनके लिए जुर्माना राशि का प्रावधान किया गया है। तो मैं जो आपकी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वह ये कि आप नौजवान हैं, युवा हैं, वाहन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन ये अत्यंत दुख की बात है कि हमारे देश में औसतन सालाना 1.5 लाख लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हो जाती है। यानी कि हमारे देश का अगर औसत निकाला जाए तो औसतन 400 लोगों की डेथ रोज़ाना सड़क दुर्घटनाओं में हो जाती है, और उसका मुख्य कारण ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करना और लापरवाही होता है। इसकी समाज को, परिवार को, देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और ये क्षति अपूरणीय होती है। और परिवार और समाज को जो आघात लगता है उसकी जो कीमत है वो अमूल्य होती है और ये अविस्मरणीय दुखद घटना होती है। इसके साथ परिवार, समाज और समाज से जुड़े हुए दूसरे लोगों के बहुत सारे सपने और इच्छाएं जुड़ी हुई होती हैं, और सड़क दुर्घटना में अकाल मौत के कारण ये सब इच्छाएं, सपने वो अधूरे रह जाते हैं, टूट जाते हैं और ये समाज पर बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव डालती है। डियर स्टूडेंट्स, जीवन ईश्वर का अमूल्य उपहार है
आपका जीवन बहुत बड़ा है, आपके जीवन में असाधारण क्षमताएं छुपी हुई हैं। आपका भविष्य आपको बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जा सकता है, वहाँ आप हज़ारों लाखों लोगों का कल्याण कर सकते हैं। जीवन में बहुत कुछ किया जा सकता है, जीवन में व्यापक संभावनाएं हैं, इतनी व्यापक संभावनाएं जिसकी हम सोच भी नहीं सकते। एक छोटा सा बीज होता है, उसमें इतना विशाल वृक्ष बनने की क्षमता होती है कि वो हज़ारों वृक्ष उससे पैदा हो सकते हैं, उससे खूब फल मिलते हैं, खूब छाया मिलती है, पर्यावरण में उसका बहुत योगदान मिलता है, अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, पर्यावरण को शुद्ध रखने में, पारिस्थितिक संतुलन में वो पेड़ योगदान देता है। ठीक इसी तरह इंसान का जीवन भी बहुत बड़ा है, व्यापक है और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट सोसाइटी के लिए कर सकता है। लेकिन लापरवाही से, सड़क ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से अगर वह कीमती जीवन खत्म होता है तो ये हम सब के लिए दुखद और निराशाजनक बात होती है। इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता था। डियर स्टूडेंट्स, समाचार पत्रों में और इससे संबंधित जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं उनको पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मुख्य रूप से जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो 5 ओज के कारण होती है। 5 ओज इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है वो। इसका मतलब है मैंने इसके कारणों को 5 ओज में डिवाइड किया है। पहले ओ का मतलब है ओवर रूल, यानी ट्रैफिक नियमों को तोड़ना, जो बेसिक नियम है ट्रैफिक के व्हीकल चलाने के उनको तोड़ना, ओवर रूल। दूसरा है ओवर स्पीड, जो अनुमति है जिस स्पीड में गाड़ी चलाने की और जिस स्पीड में गाड़ी चलाना हमारे लिए सुरक्षित है उससे बहुत अधिक स्पीड में गाड़ी चलाई जाती है, उसके कारण भी बहुत सड़क दुर्घटनाएं घटित होती हैं। ये इस ओ का मतलब है ओवर स्पीड। तीसरा है ओवरटेक, इसका मतलब है लापरवाही से जब गाड़ी को ओवरटेक किया जाता है वह बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाता है। घुमावदार मोड़ पर या बिना सोचे समझे या बहुत जल्दबाजी में आप ओवरटेक करते हैं और सड़क दुर्घटना घटित हो जाती है। ये भी सड़क दुर्घटना का एक मुख्य कारण है। चौथे ओ का मतलब है ओवरलोड। इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्ट वाले व्हीकल हैं, पैसेंजर व्हीकल्स हैं या पर्सनल व्हीकल्स हैं, उनमें ज़रूरत से ज़्यादा सामान या सवारियां हम अगर बिठा कर या उनको साथ लेकर व्हीकल को चला रहे हैं तो ये भी दुर्घटना का कारण बनता है। और पाँचवें का मतलब है ओवर कॉन्फिडेंस। कभी कभी हम अति आत्मविश्वास में बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं और उसकी बहुत बड़ी कीमत हमें ही नहीं दूसरे लोगों को भी चुकानी पड़ती है। इन 5 ओज की कीमत व्हीकल चलाने वाले को ही नहीं, दूसरे लोगों को भी चुकानी पड़ती है। यानी इन पाँचों के कारण व्यक्ति इन 5 ओज के कारण व्यक्ति अपना जीवनी जोखिम में नहीं डालता बल्कि दूसरे के जीवन को भी जोखिम में डालता है और कई बार दुर्घटना घटित होने के कारण उनको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो ऐसा नहीं हो, इससे हमें बचना है। इसके बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक नुकसान समाज को होता है और ये अपूर्णीय क्षति होती है। इसका आर्थिक मूल्यांकन करना बेहद मुश्किल है। ये किसी का भी जीवन जाना एक अमूल्य क्षति होती है। इसलिए हमें ट्रैफिक रूल्स की पालना करनी है, सावधानी से गाड़ी चलानी है, अति आत्मविश्वास में जीवन में गाड़ी नहीं बल्कि और भी कोई काम नहीं करना है और ओवरलोडिंग से बचना है, लापरवाही पूर्ण ओवरटेक से बचना है। गाड़ी का फिटनेस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास होना चाहिए। अगर हम टू व्हीलर पर हैं तो हेलमेट, जो सवारी हमारे साथ बैठी है वह भी हेलमेट पहने हुए हो, हम भी हेलमेट पहने हुए हो। कार चलाते टाइम सीट बेल्ट का प्रयोग करना है, अनावश्यक रूप से हॉर्न को नहीं बजाना है, मोबाइल पर बिल्कुल बात नहीं करनी है। इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए बहुत भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उदाहरण के लिए आप अगर ट्रैफिक इंस्पेक्टर को, ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कोई जानकारी नहीं देते हैं, गलत जानकारी देते हैं तो भी आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। अनधिकृत व्यक्ति को, यानी ऐसा व्यक्ति जो जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या वो 18 साल से कम आयु का है, नाबालिग है, अगर उसको आप गाड़ी दे देते हैं तो इसके लिए 5000 रुपये का जुर्माना है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं तो भी 5000 रुपये का जुर्माना है। आप मोबाइल पर बात कर रहे हैं गाड़ी चलाते हुए तो भी 1000 रुपये का जुर्माना है।
जो अनुमति प्राप्त स्पीड से उससे ज़्यादा गति से गाड़ी चलाते हैं तो 1000 रुपये का जुर्माना है। आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, गाड़ी का फिटनेस नहीं है, तो टू व्हीलर के लिए 2000 जुर्माना है और कार के लिए 5000 रुपये का जुर्माना है। इसी तरह बिना सीट बेल्ट के अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। बाइक पर अगर आप 2 से अधिक सवारियाँ लेकर चल रहे हैं तो भी आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। बिना किसी हेलमेट के अगर आप चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, व्हीकल चल रहे हैं, टू व्हीलर चला रहे हैं तो 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है आपको। अगर आपके वाहन का इंश्योरेंस नहीं है तो आपको 2000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो इस तरह जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया गया है और इसके पीछे जो मंतव्य राज्य सरकार की जो भावना है वह सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और राज्य में ट्रैफिक अनुशासन सुनिश्चित करना है, ताकि आम आदमी के अमूल्य जीवन को और धन को दुर्घटना से बचाया जा सके और ये देश और समाज है उसके नागरिकों की अमूल्य जीवन की रक्षा की जा सके और इस समाज को और बेहतर बनाया जा सके, इसको और प्रगतिशील बनाया जा सके और ये सब इसके नागरिकों, इसके सदस्यों के सहयोग से ही संभव है। लोकतंत्र की जो सफलता है वो पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक पार्टिसिपेशन पर बहुत डिपेंड करती है। इसलिए कोई भी कानून है वो आम जनता की, जागरूक नागरिकों की, शिक्षकों की, विद्यार्थियों की और समाज के जो दूसरे सेक्शंस है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है, एनजीओज है, सीनियर सिटीजन्स हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास है, वर्किंग क्लास है, सभी वर्ग हैं, उनके सहयोग से ही संभव है और इनका सहयोग इस कानून को सफल बनाने के लिए अपेक्षित है। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो इस बी ए पार्ट 3 के समाजशास्त्र के सेकंड पेपर सामाजिक मानव शास्त्र की पहली यूनिट के कंप्लीट होने पर मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। धन्यवाद।